बदला भी उससे लिया गया जो गोधरा से 200 किलोमीटर दूर मजदूर बैठा। लेकिन असल दिक्कत तब हुई जब तहलका मैगजीन ने अपने स्टिंग ऑपरेशन की नई वीडियो रिलीज की, जिस इन 14 के 14 को रात 8 बजे उसी बेकरी में जिंदा जला दिया जाता है। अब जैसी ट्रेन रुकती है, यहाँ पे पहले से ही करीब 2000 लोग इंतजार कर रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ऑन रिकॉर्ड बोला ये दोनों रिपोर्ट अपनी अपनी पार्टियों को फेवर कर रही हैं, और जब पूरी ट्रेन में कार सेवक हैं और कार सेवक को ही निशाना बनाना था तो सिर्फ S5 और S6 के कोच को ही क्यों अटैक किया जाएगा। देखिए 2002 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद था उसको करीब 9 से 10 साल हो गए थे, और इस विवाद से ऑल ओवर इंडिया के जो हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे वो किसी ना किसी तरीके से जुड़े थे। ऐसे ही एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने अयोध्या में फरवरी 2002 में 100 दिन का पूर्णाहुति महायज्ञ करवाया, और इस यज्ञ में ऑल ओवर इंडिया से कोने कोने से लोग आए और गुजरात से भी लोग पहुंचे। यहाँ पे ये जो लोग आ रहे थे इस यज्ञ में, इनको कर सेवक कहा जाता है। कर मतलब कि हाथ, और सेवक मतलब जो सेवा करे। बेसिकली कर सेवक मतलब जो अपनी इच्छा से सेवा करना चाहता हो, और कुछ लोग इनको राम भक्त भी बोलते हैं। तो 22 फरवरी को अहमदाबाद से कर सेवक ट्रेन से अयोध्या पहुंचते हैं इस पूर्णाहुति महायज्ञ के लिए। अब 22 फरवरी से इनको अहमदाबाद से अयोध्या जाना होता है, और 26 को वहां से साबरमती एक्सप्रेस से वापस अहमदाबाद आना था। ये जो ट्रेन से आने और वापस अहमदाबाद जाने का टाइम था, इसके बीच में कई सारे इवेंट्स हैं, तो उसे मैं आगे बताऊंगा ताकि आपको अपनी राय बनाने में आसानी रहे। तो कर सेवक अहमदाबाद से अयोध्या ट्रेन से पहुंचते हैं, 25 फरवरी को यज्ञ खत्म होता है, और जो कर सेवक पूरे देश से आए थे वो वापस अपने अपने घर जाते हैं। ऐसे ही गुजरात से जो कर सेवक आए थे वो भी वापस जाने के लिए अयोध्या से साबरमती ट्रेन पकड़ते हैं। 26 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस फैजाबाद के अहमदाबाद के लिए ट्रेन आती है। इस ट्रेन की कैपेसिटी 1100 की थी, लेकिन इसमें कुछ लोग खड़े होकर भी रहते हैं, तो करीब करीब 2000 लोग थे इस ट्रेन में, और इन 2000 में से 1700 कर सेवक थे। तो सारे कर सेवक एक ही जगह से एक साथ यज्ञ में पार्टिसिपेट करके आ रहे थे। इसमें जो कोच S5 और S6 था, इसमें कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कर सेवक थे। ये जो दोनों कोच थे, इन दो कोच के अंदर जो भी हुआ वही आगे चल के पूरे गुजरात दंगों की वजह बना। सारी इन्वेस्टिगेशन और अलग अलग कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो इस S6 और S5 कोच के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस ट्रेन को 4 बजे अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन ये ट्रेन लेट हो जाती है और 6:30 बजे गोधरा से पहले एक जगह है दाहोद, वहां तक ही पहुंच पाती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं कि इस पूरी वीडियो में मैं सिर्फ वही बोलूंगा जो अलग अलग SIT की रिपोर्ट में कहा गया है या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई भी चीज आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, और इनके लिंक भी मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके बाद ट्रेन गोधरा पहुंचती है, वहां पे कुछ कर सेवक उतरते भी हैं, कुछ सामान भी खरीदते हैं, और गोधरा स्टेशन से जैसी थोड़ा सा आगे बढ़ती है ट्रेन की चेन खींची जाती है, वो भी मल्टीपल टाइम खींची जाती है। और ये जो चीज है ये कंफर्म्ड है। ये चीज जो वहां का ड्राइवर था उसने भी कंफर्म की, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेस थे उससे भी कंफर्म हुआ। अब जैसी ट्रेन रुकती है, यहां पे पहले से ही करीब 2000 लोग इंतजार कर रहे थे, और ऐसा नहीं था कि पूरी ट्रेन को इन्होंने टारगेट किया। इन्होंने सिर्फ कोच S5 और S6 को ही टारगेट करा। कोच S5 और S6 पे पत्थर फेंके, घरेलू हथियार से हमला किया। इन दोनों कोच के गेट और विंडोज जो थे वो कर सेवक बंद कर लेते हैं, फिर इसमें आग लग जाती है। जब तक फायर ब्रिगेड आती है 59 लोग जल के मर जाते हैं उस कोच के अंदर, जिसमें 22 मेल, 27 फीमेल और 10 बच्चे थे। अब इसके बाद 4:30 बजे ट्रेन जो जली हुई बॉडी थी कोच में, इनको एज इट इज लेके अहमदाबाद पहुंचती है। और अभी भी लोगों को न्यूज वगैरह से बस ये पता चल पा रहा था कि S6 और S5 में आग लगी है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कोच S5 और S6 में आग लगी क्यों है। हर कोई कंफ्यूज था। इसके बाद होता क्या है कि VHP के लीडर्स ने इन बॉडीज को खुली गाड़ियों में रखा और बीच शहर से निकाल के VHP के कार्यालय में पहुंचाया। इनको जब शहर से निकाला गया तो लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था और काफी नारे भी लग रहे थे, और ये बॉडीज देख के अहमदाबाद पूरा शॉक्ड हो गया था। तब लोगों को पता चला कि आखिर हुआ क्या है, और ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद VHP लीडर्स ने बॉडी को 16 हॉस्पिटल पहुंचाया। इन बॉडीज को देख के जितने भी हिंदू संगठन थे, जैसे कि VHP, बजरंग दल, RSS, इनके लीडर्स भी काफी गुस्से में आ गए थे, और 16 हॉस्पिटल के पास ये सारे लोग इकट्ठे होने चालू हो गए थे। 16 सिविल हॉस्पिटल के पास एक PCR वैन खड़ी थी, जिसने इन्फॉर्म भी किया कंट्रोल रूम में कि सिचुएशन खराब हो सकती है। जिस तरीके से बसों में लोग इकट्ठे होकर पहुंच रहे हैं, यहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और जब नॉर्मल फॉर्मेलिटीज हो गई, उसके बाद धीरे धीरे ये जो डेड बॉडीज थी इनको शमशान लेके जाया गया अलग अलग रास्तों से। तो जिन जिन एरिया से डेड बॉडीज निकल रही थी वहां पे नारे लग रहे थे, उन्होंने एरिया में चीजें हाथ से बाहर निकल रही थी और लोग सड़कों पे आ रहे थे। बात इतनी हद से आगे बढ़ गई थी कि मारकाट शुरू हो गई थी, और आप जितना जितना बुरा सोच सकते हो उससे भी आगे बढ़ की चीजें हुई। उस पर्टिकुलर टाइम पे न्यूज चैनल्स पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, और इस वजह से और दिक्कत हुई। रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते टाइम काफी इंफॉर्मेशन लाइव टेलीकास्ट कर दी, जिससे दंगे और भड़क गए। ये लाइव टेलीकास्ट देख के जो लोग दंगे कर रहे थे उनको और आसानी हो रही थी ऐसे इलाके ढूंढने में जहां पे पुलिस नहीं थी। और सब कुछ लाइव करने से एक दिक्कत और हुई कि सारी इंफॉर्मेशन पूरे गुजरात तक पहुंच रही थी। तो अहमदाबाद, गांधीनगर, गोधरा, वडोदरा, सूरत, हर जगह दंगे फैल रहे थे। अब 3 दिन तक कंटिन्यूअस दंगे चलते हैं गुजरात के अंदर। 790 मुस्लिम्स, 254 हिंदूज की डेथ होती है, और गोधरा के अंदर ऑलरेडी 59 हिंदूज की डेथ हो रखी थी। और ये ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल डेटा इससे भी ज्यादा है। 27 फेब को जगह जगह पर दंगे हो रहे थे, लेकिन 28 फेब को बात बिल्कुल हाथ से बाहर निकल गई, जब भीड़ गुलमर्ग,
नरोदा पाटिया नरोदा गांव में पहुंचती है। चमनपुरा अहमदाबाद में एक गुलबर्ग सोसाइटी थी जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे और इसी सोसाइटी में कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी भी रहते थे। इस सोसाइटी में करीब 29 बंगलो थे, 10 अपार्टमेंट थे और मेनली अपर मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली रहती थी। 28 फरवरी को 9 बजे मॉर्निंग में सोसाइटी के आसपास भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और नारे लगने लगते हैं। सोसाइटी के लोग ये सब देख के डरने लगते हैं और बैक टू बैक पुलिस में कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई नहीं आता। इसके बाद लोग कांग्रेस के एमपी एहसान के घर में भी पहुंचते हैं मदद के लिए, लेकिन एहसान भी पुलिस को फोन करते हैं, चीफ ऑफ पुलिस को फोन करते हैं, वहां के बड़े बड़े नेताओं को फोन करते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं आती है। जैसे दिन होता है सोसाइटी के बाहर भीड़ जो थी वो सोसाइटी के अंदर घुसने लगती है और लाइन से घरों में आग लगाती है। एहसान जो कांग्रेस के एमपी थे, इनके साथ साथ 69 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऑलमोस्ट सारे घरों को डैमेज कर दिया जाता है और 18 घर पूरी तरीके से जला दिए जाते हैं। इन 18 घरों में से सिर्फ एक फैमिली को अगर छोड़ दें, बाकी कोई भी इस सोसाइटी में आज की डेट तक वापस नहीं आया। अक्टूबर 2017 में आज तक न्यूज चैनल ने तहलका के स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज जो थी उसको पब्लिक कर दिया। इसमें 14 वीएचपी और बजरंग दल एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग रूलिंग गवर्नमेंट के एमएलए डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे उन्होंने वहां पे ये सब करा। इसके बाद एसआईटी बैठती है और 2016 में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। सेम डेज पूरे गुजरात दंगों की सबसे बड़ी घटना होती है अहमदाबाद के नरोदा पाटिया और उसके बगल में एक गांव है नरोदा गांव, जो कि पूरे 10 घंटे चलती है और इस एक इवेंट में सबसे ज्यादा डेथ होती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जिस दिन गुजरात बंद रहता है, 5000 लोगों की भीड़ बदला लेने के लिए अटैक कर देती है नरोदा पाटिया में। देखिए ऐसा लग रहा था कि हर चीज में जैसे कोई प्रॉपर प्लानिंग के तहत चाहता हो कि हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो। और ये जो 5000 लोगों की भीड़ थी, ये 9 बजे मॉर्निंग में अटैक स्टार्ट कर देती है और 10 घंटों तक ये अटैक चलता है। एलपीजी सिलेंडर से आग लगा दी जाती है और लोगों को घरों से निकाल के मारना चालू किया जाता है। भीड़ के पास हथियार कहां से आते हैं, ये आज तक एक रहस्य है। इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग टीम बैठी थी, इस चीज का आज तक नहीं पता लगा पाई कि इनके पास हथियार कहां से आए थे। घर जला दिए गए, औरतों के साथ असॉल्ट हुए। सिर्फ 10 घंटों के अंदर 97 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरे इंसिडेंट का जो मास्टरमाइंड था बाबू बजरंगी, उसका स्टिंग ऑपरेशन तहलका करता है और वीडियो पब्लिक कर देता है जैसे उसने नरोदा पटाया में लोगों को मारा। इसमें वो ये भी क्लेम करता है कि गवर्नमेंट ने उसको पूरा सपोर्ट किया। इनफैक्ट पुलिस भी थी वहां पे, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया और ये बोला पुलिस ने कि बॉडीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, इनको मैनेज करने में बहुत मुश्किल होगी, आप बॉडीज अलग अलग कर दो। और आगे चल के बाबू बजरंगी को उम्र कैद होती है। लेकिन ये जो बोल रहा था वीडियो में, ये कोर्ट में कंफर्म नहीं हो पाया। सच पूछिए तो कोर्ट में कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया, सिर्फ थ्योरियां चली। उन थ्योरी में जिसका नाम आया सबको सबूतों के अभाव पे मजबूरन छोड़ना पड़ा। इसमें आपने माया कोडनानी का नाम भी बहुत सुना होगा, बहुत फेमस नाम है, जिनको 28 साल की सजा दी गई थी इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। इनका नाम आया और आगे चल के इनको सबूत ना होने की वजह से छोड़ना पड़ा। नरोदा पटाया इंसिडेंट जब हुआ उसके बाद माया कोडनानी बहुत ही भारी वोटों से जीत के आई, इनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया, लेकिन इस केस के चलते इनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट डे 1 मार्च को वडोदरा में एक हनुमान टेकरी एरिया है जहां पे एक बेस्ट बेकरी नाम से बेकरी चलती थी, जहां पे 14 लोग छुपे थे। इन 14 में से 11 मुस्लिम और 3 हिंदू थे जो उस बेकरी में काम करते थे। इन 14 के 14 को रात 8 बजे उसी बेकरी में जिंदा जला दिया जाता है और आज तक सबूत ना होने की वजह से किसी को भी सजा नहीं मिल पाती है। जब इस पूरी सिचुएशन पे गवर्नमेंट से क्वेश्चन किए गए तो गवर्नमेंट ने कहा कि उसने अपनी कैपेसिटी में सारे कदम उठाए, भीड़ लेकिन बहुत ज्यादा थी और ये एक एक्शन का रिएक्शन था जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। भीड़ बहुत ज्यादा थी, यही रीजन था कि महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां से पुलिस फोर्स बुलाने के लिए लेटर भी डाले गए, लेकिन ऑपोजिशन ने कोई मदद नहीं की। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि चीफ मिनिस्टर ने 27 को ही गोधरा पहुंच के नेक्स्ट डे ही एसआईटी बैठा दी थी और गोधरा के पास कर्फ्यू भी लगा दिया था ताकि बात आगे ना बढ़े। इसमें यह भी कहा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे गुजरात के 400 गांवों में से 6000 हज यात्री वापिस आ रहे थे गुजरात में। गुजरात गवर्नमेंट ने उनकी पूरी सिक्योरिटी मेंटेन की और उनको पूरी सिक्योरिटी के साथ घर पहुंचाया। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट ने जब इतना कुछ किया उस टाइम पे, तो उसके बाद भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन आज तक क्यों किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर ऑपोजिशन तक ये क्यों कह रहे हैं कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ। देखिए जो गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम किया जाता है इसके पीछे भी कई रीजन है। संजीव भट्ट जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर थे गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2002 के दंगों के टाइम पे, इन्होंने कोर्ट के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में यह कहा कि इनको इंफॉर्मेशन आने लगी थी पीसीआर से कि माहौल खराब होने वाला है, कर सेवकों की बॉडी शहरों से नहीं निकलनी चाहिए थी और जगह जगह से पुलिस रिपोर्ट भी कर रही थी दंगों के बारे में, लेकिन इनके हाथ बंधे हुए थे। इनके हिसाब से शाम को गवर्नमेंट ने मीटिंग करी जिसमें पुलिस चीफ और ब्यूरोक्रेट्स और सबको यह समझाया गया कि ये एक्शन का रिएक्शन है, 2-3 दिन में लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। 2007 नवंबर को आउटलुक मैगजीन की एक रिपोर्ट में हारेन पांड्या जो कि उस टाइम के गुजरात के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कन्फेस किया कि 27 फरवरी की रात को उस मीटिंग में वो भी थे जहां गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी उनको बीच में ना पड़ने को कह रही थी और आगे चल के किसी अननोन ने उनका मर्डर कर दिया जिसका आज तक पता नहीं चल पाया। गुजरात दंगों की जांच के लिए जो टीम बनाई गई थी, जो एसआईटी गठित की गई थी, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे। गुजरात गवर्नमेंट ने इस चीज की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई, नानावटी कमेटी, जिसको गुजरात दंगे और गोधरा कांड दोनों की एक साथ जांच करने को कहा गया था और इस कमेटी को लीड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जीटी नानावटी। जब सिख दंगे हुए थे तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको ही अपॉइंट किया था। उस टाइम पे इनकी बहुत बात हुई थी क्योंकि इन्होंने फॉर्मर पीएम नरसिम्हा राव तक को पूछताछ के लिए
बुलाया था, लेकिन जब गुजरात दंगों की बात आई तो इन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटी में से किसी को भी समन देके पूछताछ के लिए नहीं बुलाया और सबको बिना पूछताछ के ही क्लीन चिट दे दी। तो इस चीज को लेकर भी गवर्नमेंट को कई लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि आपने अपने करीबियों को इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा है। लेकिन असल दिक्कत तब हुई जब तहलका मैगजीन ने अपने स्टिंग ऑपरेशन की नई वीडियो रिलीज। रात गवर्नमेंट थे उस टाइम पे वो वीडियो में बोल रहे हैं कि टेंशन की बात नहीं है, ये सब तो ब्लेम गेम चल ही रहा था। अब इसके बाद नानावटी कमीशन अपनी 1500 पेजेस की फाइनल रिपोर्ट 45,000 शपथ पत्र और 1000 गवाहों के स्टेटमेंट के साथ कोर्ट में सबमिट की, जिसमें गुजरात गवर्नमेंट, आरएसएस और बजरंग दल के जितने भी एक्टिविस्ट थे इन सबको क्लीन चिट दे दी जाती। और नानावती कमीशन की इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गोधरा में जो ट्रेन को जलाया गया था ये प्री प्लान्ड इवेंट था, जिसके मास्टरमाइंड हुसैन इब्राहिम और नानू मियान थे। देखिए उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टेट और सेंटर दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी और नानावटी कमीशन की इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही थी, तो अलग से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट की गई। लेकिन जब 2 साल बाद 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट जीत के सेंटर में आती है तो सेंटर में आते ही सबसे पहला काम कांग्रेस करती है, एक अलग से कमेटी बनाती है गुजरात दंगों की इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसका नाम था उमेश चंद्र कमेटी। 4 महीने के अंदर रिपोर्ट बना दी गई और रिपोर्ट में वही आया जो कांग्रेस के लीडर पिछले 2 साल से बोल रहे थे। उमेश चंद्र कमेटी की इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि ये एक प्री प्लान्ड अटैक नहीं था, बल्कि एक हादसा था। जिस तरह से नानावटी कमीशन की रिपोर्ट का झुकाव एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ था, ठीक उसी तरीके से सेंटर ने जो उमेश चंद्र कमेटी बनाई थी उसमें भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश की गई। सेम ईयर में जो चुनाव थे उसकी हड़बड़ी में बहुत सारी गलतियां हुई हर तरफ से। एक आम आदमी जो सच जानना चाहता है वो किसकी माने? नानावटी कमीशन कहता है कि ये एक प्लान्ड अटैक था, वहीं दूसरी तरफ उमेश चंद समिति कहती है ये एक हादसा था। इंडिया के टॉप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एकदम अलग अलग बात बता रहे थे और कोइंसिडेंस देखिए, दोनों इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने अपने अपने फेवरेट लीडर का वर्जन ही रखा कोर्ट के सामने। ये सारी चीजें देखने के बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ऑन रिकॉर्ड बोला ये दोनों रिपोर्ट अपनी अपनी पार्टियों को फेवर कर रही हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ते हैं सोसाइटी पे और लोगों का विश्वास हटता है लॉ एंड ऑर्डर से। अब देखिए ये जो दोनों कमेटी थी ये अपना अपना वर्जन बता रही थी। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट जांच और हुई जिसका नाम था कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल। इस इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी में रिटायर्ड जज और कई सीनियर एक्टिविस्ट थे। इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की वो अभी तक की जो भी कहानी चल रही थी उससे एकदम अलग थी। ये इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट आउटलुक ने पब्लिश की है। तो आउटलुक ने जो जो पब्लिश किया है मैं एज इट इज आपको लाइन बाय लाइन बताता हूं। ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट के हिसाब से जब कार सेवक गुजरात से अयोध्या जा रहे थे उस पूरी ट्रेन में कार सेवक थे और जैसे ही ट्रेन अहमदाबाद से अयोध्या के लिए निकली, बीच में लखनऊ से कई सारे अनजान लोग बिना टिकट के कोच S5 और S6 में चढ़ गए और आईपीजी रेलवे मिस्टर पीपी अगजा, इनके हिसाब से S5 और S6 में उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ तो गड़बड़ थी। यह भी हो सकता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग हो। ट्राइब्यूनल की जो रिपोर्ट आउटलुक में पब्लिश हुई है उसके हिसाब से ट्रेन के अंदर जो बैठे लोग थे उन्होंने कई स्टेशन पर लड़ाई की और इन सब की खबर आसपास के जो न्यूज़पेपर थे वो छाप रहे थे और उससे लोगों को पता चल रहा था कि कहां पे क्या क्या हो रहा है। अयोध्या इस वजह से थी, लेकिन इस चीज का बदला जरूर ले लिया गया। बदला भी उससे लिया गया जो गोधरा से 200 किलोमीटर दूर मजदूर बैठा है, बदला उससे लिया गया। उसकी क्या गलती थी? गोविंद मकवाना जिनका 22 साल का लड़का S6 बोगी में जल गया था, उसकी बॉडी को जब शमशान लेके जा रहे थे तो भीड़ काफी सारी आ गई थी और सब भड़के हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़ के सबको मना किया कि मुझे कोई बदला नहीं लेना है। यह चीज टाइम्स ऑफ इंडिया ने मार्च 2002 में पब्लिश की थी। इस पूरे इंसिडेंट में 1500 लोगों पे FIR दर्ज हुई थी, जिसमें से लास्ट में 31 लोग बचे थे जिनको सजा हुई और उन 31 में से 11 को फांसी दी गई। उन 11 को भी बाद में उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया और जो 63 लोग थे उनको सबूत ना होने की वजह से छोड़ना पड़ा। यह हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसकी वजह से कई जाने गई। इस तरह के इंसिडेंट से हमेशा सबक मिलता है कि कैसे ऐसी घटना कभी ना हो दोबारा। अगर आपको भी हिस्ट्री में हुई इंसिडेंट्स और ट्रेजेडी के बारे में जानना पसंद है तो मैं आपको कुक्कू FM पे एक ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी। इस ऑडियो बुक में बहुत डिटेल में पूरा इंसिडेंट के बारे में बताया गया है और इस ऑडियो बुक को आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेली रूटीन में काम करते हुए भी सुन सकते हो। कुक्कू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। इस पे आपको अलग अलग कैटेगरी की बुक्स जैसे कि क्राइम, थ्रिलर, बायोग्राफी वगैरह मिल जाएंगी जिन्हें आप कहीं भी सुन सकते हो। तो आप डाउनलोड करें कुक्कू FM और कुक्कू FM पे फर्स्ट 250 यूजर्स को मेरा कोड NR50 यूज करके मिलेगा 50% डिस्काउंट और 399 रुपीज के सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हो 199 रुपीज में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया।